खूबसूरत महिला की कहानी। गांव में एक बड़े वैद्य के पास कुछ छात्र पढ़ने आते थे। उनमें एक थी लता। लता ना केवल खूबसूरत थी बल्कि वो बुद्धिमान और होशियार भी थी। वैद्य जो कुछ पढ़ाते वो सबसे पहले लता समझ जाती थी। वो वैद्य की सबसे प्रिय छात्रा थी। पर ये बात वैद्य की लड़की कला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। कला लता से हमेशा जलती रहती थी। एक बार की बात है, नगर के राजा की रानी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। राजमहल से वैद्य के लिए संदेशा आता है। तब वैद्य कहते हैं, लता, मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं राजमहल नहीं जा सकता, इसलिए मेरी जगह पर तुम जाओ। जी गुरुजी, आप चिंता न करें, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। और हाँ, आप अपनी तबीयत का ख्याल रखें। ये सुनते ही कला को बहुत गुस्सा आता है। वो किसी भी कीमत पर लता को आगे नहीं जाने देना चाहती थी। तब वो लता के खाने में नींद की दवा डाल देती है, जिस वजह से लता देर समय तक सोते रहती है। इसी बात का फायदा उठाते हुए कला वैद्य से कहती है, देखा पिताजी, वहाँ हमारी रानी बीमार है। महाराज चिंतित है और ये महारानी यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है। आपको तो बस लता ही दिखाई देती है। अब क्या करे, राजमहल जाने में देर हो रही है। ठीक है कला, लता की जगह पर तुम चली जाओ, पर हाँ, कोई गड़बड़ी मत करना। कला खुशी से राजमहल जाती है। वो रानी को देखकर उसका इलाज शुरू कर देती है। इधर लता अपने किए पर शर्मिंदा थी। वो वैद्य से माफी मांगती है, पर उसे ये पता नहीं था कि ये सब करने वाली कला थी। 2-4 दिन बीत जाते हैं, पर रानी की तबीयत में कोई सुधार नहीं दिखाई देता। राजा वापस वैद्य को संदेशा भेजता है। तब वैद्य लता से कहता है, लता, राजा का संदेशा आया है। रानी की तबीयत वैसे की वैसी ही है। लगता है कला कम पड़ रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम राजमहल जाओ। लता तुरंत राजमहल जाती है। लता को वहाँ देखकर कला को बहुत गुस्सा आता है। अरे लता, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं हूँ ना यहाँ पर, फिर तुम्हें यहाँ किसने कहा आने के लिए? तू हर बार बीच में क्यों आती रहती है? चली जा यहाँ से। राजा का संदेशा आया था, इसीलिए वैद्य जी ने मुझे भेजा है यहाँ पर। मैं तो अपना काम करने आई हूँ, तू मुझे रोक नहीं सकती। लता बीमार रानी को देखने लगती है। लता पहले रानी की बीमारी को समझती है और बाद में अपनी कला और ज्ञान का उपयोग करके रानी का इलाज करना शुरू करती है। बस एक ही दिन में रानी में काफी सुधार आता है। ये देखकर राजा कहता है, आज तक कितने वेदों ने जो नहीं किया वो आज तुमने कर दिखाया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे रानी की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। मैं इसी में बहुत खुश हूँ। लता दया और निस्वार्थ की मूर्ति थी। उसने दिन रात निस्वार्थ रानी की सेवा की, अपनी सारी कौशलों का इस्तेमाल किया और रानी को ठीक कर दिया। रानी को फिर से चलता फिरता देख राजा बहुत खुश हो जाता है। तब वो लता से कहते हैं, लता, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रानी को ठीक करके तुमने हमें बहुत बड़ा उपहार दिया है। अब तुम हमारे उपहार को मना नहीं कर सकती। राजा ने लता को बड़ा पुरस्कार दिया और उसे अपने राजमहल का राजवैद्य बना दिया। राजा लता को राजमहल में रोककर उसकी अच्छी खातिरदारी करता है। लता भी राजमहल में रहकर सबको अच्छी सेवा देती है। तो उधर कला लता से और भी जलने लगती है। वैद्य जी भी लता के लिए बहुत ही खुश हो जाते हैं और उन्हें लता पर गर्व महसूस होता है। लता ऐसे ही राज्य के सभी बीमार लोगों की निस्वार्थ सेवा करने में, उनका इलाज करने में लग जाती है। एक दिन की बात है, कुछ आदिवासी लोग लता के पास आते हैं और कहते हैं, वैद्य जी, हमने आपके बारे में बहुत सुना है। हम चाहते हैं कि आप हमारे गांव आए
और हमारे गांव के लोगों का इलाज करे। तब लता आदिवासियों के साथ उनके गांव जाती है और वहाँ पर भी आदिवासी लोगों की सेवा करती है, उनका इलाज करके उनकी मदद करती है। लता का ये स्वभाव देखकर सारे आदिवासी लता का धन्यवाद करते हैं और उन्हें अपने समुदाय का नेता बनाते हैं। लता ने भी आदिवासी लोगों की स्थिति सुधारने का संकल्प लिया और उनकी हमेशा निस्वार्थ सेवा करने में जुड़ जाती है। लता राजमहल से लेके आदिवासी लोगों तक अपने काम से अपने स्वभाव की छाप छोड़ जाती है। तो कला बस जलन में जलते हुए अपने कला गुणों का इस्तेमाल न करते हुए पीछे रह जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बाहरी खूबसूरती से ज्यादा हमारे कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हमारी असली खूबसूरती हमारी कार्यों में, हमारी नैतिकता में और हमारे सेवा भाव में छिपी होती है। लालची मटन वाला और चतुर मटन वाले की सफलता। नितिन एक लालची और खुदगर्ज इंसान था। वो बकरियों का व्यापार करता था। उसके पास बहुत सारा पैसा था, पर फिर भी उसे और पैसे कमाने की बहुत लालच रहती थी। आसपास के गांव में एक वही था जो मटन की दुकानों पर बकरे की सप्लाई करता था। ऐसे में एक दिन पास के गांव में सुमित नाम का एक आदमी नितिन के पास बकरा खरीदने आता है। सुमित की मटन की दुकान थी। वो बहुत ही ईमानदार और नेक इंसान था। तब नितिन कहता है, अरे भाई सुमित, आओ आओ, कहो कितने बकरे चाहिए? नितिन भाई, आप मुझे बस 2 बकरे दे दो। सिर्फ 2? अरे सुमित, 2 बकरों में क्या मुनाफा मिलेगा? अरे शादियों का सीजन है, मनचाहा भाव लगाओ और बेच दो। यही मौका है खूब सारे पैसे कमाने का। नहीं नितिन भाई, ऐसा करना गलत है। मैं तो कम से कम दामों में मटन बेचता हूँ। मुझे मेरे गांव वालों को धोखा देना अच्छा नहीं लगता। इस तरह वो बकरे लेकर चला जाता है। अगले दिन नितिन किसी काम से सुमित के गांव आता है। सुमित की दुकान पर लोगों की भीड़ को देखकर उसके मन में लालच आ जाती है। वो अपने मन में सोचता है, अरे इस सुमित की दुकान पर तो काफी भीड़ लगी है और ये पागल है कि दाम बढ़ाने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर मैं इसकी जगह होता तो काफी सारा पैसा कमाता। यूं सोचकर नितिन वहां से चला जाता है। वो पूरी रात उसी बात को सोचता रहता है कि तभी उसे एक ख्याल आता है और अगले दिन सुमित उसके पास बकरे खरीदने आता है। नितिन भाई, आज मुझे 4 बकरे चाहिए। वो क्या है ना, कल रविवार है, छुट्टी का दिन है और साथ ही साथ गांव में गोविंद भाई की बेटी की शादी भी है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर सुमित मुझे तुमसे कुछ कहना है। ऐसा कहते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर क्या करूं, मजबूर हूं मैं। क्या बात है नितिन भाई, साफ साफ कहो। बकरों के चारे के दाम बढ़ गए हैं। अब बकरों की देखभाल करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, इसलिए आज से बकरों के दाम बढ़ गए हैं। एक बकरा 4000 का मिलेगा। अरे लेकिन कल तक तो ऐसा कुछ नहीं था, अब अचानक से दाम कैसे बढ़ गए? मैं क्या करूं? मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। सुमित के पास और कोई चारा नहीं था। वो बस 2 बकरे लेकर जाता है और जब लोगों को मटन के भाव बढ़ने की बात पता चलती है तो कोई भी सुमित के पास मटन खरीदने नहीं आता। गोविंद, जिसकी बेटी की शादी थी, वो सुमित से कहता है, अरे सुमित, इतनी धोखेबाजी! अरे तुमसे सस्ता मटन तो पास के गांव में ही मिल जाएगा। आज बेटी की शादी है और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। यूं गोविंद सुमित को भला बुरा कहकर वहां से चला जाता है कि रास्ते में नितिन गोविंद से मिलकर, अरे गोविंद भाई, सुना है आज आपकी बेटी की शादी है, मटन ले लिया क्या? तब गोविंद सारी बात नितिन को बताता है। गोविंद भाई, आप मेरे पास मटन ले लो, सुमित से भी कम दाम में दे दूंगा। यह सुनकर गोविंद खुश हो जाता है। नितिन वही मटन की दुकान लगाता है। गांव के सभी लोग उसी के दुकान से मटन खरीदने लगे। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर सुमित का मटन बिल्कुल भी नहीं बिकता। जब सुमित को नितिन के बारे में पता चलता है तो वो अपनी दुकान बंद करके नितिन के पास जाता है। अरे भाई, ये क्या? आपने मुझे बकरा ज्यादा दाम पर बेच दिया और खुद सस्ते दाम पर मटन बेच रहे हो। ऐसा रहा तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। देखो, ये सब व्यापार के तौर तरीके हैं।
तुम ये सब नहीं जानते, जाओ यहाँ से, व्यापार का वक्त है। सुमित उदास होकर वापस अपनी दुकान में आता है। उसकी दुकान में काफी सारा मटन बच गया था। अरे इतना सारा मटन मैं क्या करूं? यूं पड़े पड़े तो ये खराब हो जाएगा। यूं सोचकर वो सारा मटन अपने घर ले जाता है और उसकी बिरयानी बनाकर अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए ले जाता है। उसी वक्त वहां उस अनाथ आश्रम में एक बहुत बड़े होटल के मालिक घनश्याम जी आए हुए थे। घनश्याम जी बिरयानी की खुशबू देखकर, मुझे भी थोड़ी बिरयानी खिला दो। खुशबू को देखकर तो मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी। ये सुनकर सुमित चौंक जाता है। आप इतने बड़े आदमी हो, भला आप मेरे? अरे भाई, तुम्हें मुझे खिलाना पसंद नहीं है तो ठीक है, मैं चलता हूँ, पर सच कहूँ तो मेरा मन बिरयानी खाने को कह रहा है। सुमित घनश्याम को बिरयानी खिलाता है। घनश्याम बिरयानी खाकर, वाह वाह वाह, क्या स्वादिष्ट बिरयानी है। मेरे इतने सारे होटल्स है, लेकिन ऐसी बिरयानी कोई नहीं बनाता। क्या तुम मेरे शेफ को ये बिरयानी बनाना सिखाओगे? इसके बदले मैं तुम्हें तुम्हारी मनचाही कीमत दूंगा। इतना ही नहीं, हमारा बकरों का भी व्यापार है। तुम अपनी दुकान के लिए मुनासिब दाम पर जितने चाहे उतने बकरे खरीद सकते हो। यह सुनकर सुमित खुश हो जाता है। यूं उस दिन से सुमित घनश्याम के पास बकरे खरीदता था और मुनासिब दाम में मटन बेचने लगा। वही दूसरी ओर नितिन सुमित को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में खुद अपने आप का नुकसान कर बैठा। अब कोई भी उसके पास मटन नहीं खरीद रहा था और ना ही मटन की दुकान वाले बकरे खरीद रहे थे। इसलिए कहते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो ही उसी में खुद गिर जाते हैं। जादुई भैंस चोर। हरिपुरम नाम के गांव में राजनाथ और रामनाथ नाम के दो भाई रहते थे। उन दोनों के पास पिता की दी हुई जायदाद थी। इन दोनों में से राजनाथ बड़ा था, वो बहुत ही लालची था, जबकि रामनाथ छोटा था और बहुत ही भोला था। राजनाथ अपने पिता की दी हुई जायदाद में से एक घर और एक दूध देने वाली गाय अपने लिए रख लेता है और भैंस रामनाथ को दे देता है। रामनाथ अपने भाई के आगे एक भी बात नहीं करता था। वो भैंस को लेकर उसे चराने के लिए जंगल ले जाता है। ये देख उस गांव का आदमी रामनाथ से कहता है, क्यों रामनाथ, तेरे भाई ने तुझे धोखा देकर घर और दूध देने वाली गाय दोनों ही ले ली और तुझे किसी भी काम में न आने वाली ये भैंस हाथ में थमा दी। इसका तुम क्या करोगे? इसे चारा खिलाना भी बेकार है। तू बहुत ही भोला है। क्या करूं? भैया के आगे मैं कुछ भी नहीं कह सकता, उनसे झगड़ा भी नहीं कर सकता। अब तो भगवान ही मेरी मदद करें। ये कहकर रामनाथ भैंस को जंगल में एक स्वामी जी के आश्रम के पास चारा खिला रहा था। उस आश्रम के स्वामी जी ये देखकर उस भैंस को चारा डालते हैं। उसके चारा खाने के बाद उसे पानी पिलाते हैं कि तभी वो भैंस एक जादुई भैंस में बदल जाती है। उसे बहुत सारी जादुई शक्तियां मिल जाती हैं। वो कुछ भी कर सकती है। वो हवा में उड़ सकती थी, गायब हो सकती थी, जितना भी चाहे वो वजन उठा सकती थी। भैंस को वैसे बदलते हुए देख रामनाथ सोचता है कि उससे कुछ रोजी रोटी कमाकर कुछ पैसे जोड़ लिए जाएं। एक बार गांव में एक ट्रक गड्ढे में फंस जाता है। उसे बाहर निकालने के लिए इस भैंस का इस्तेमाल किया जाता है। उस ट्रक को भैंस जोर से खींचकर बाहर निकाल देती है। उसी तरह गांव में बाढ़ आने की वजह से गांव के लोग नदी पार करने के लिए भैंस की मदद लिया करते थे। भैंस उन्हें हवा में उड़ाकर नदी के उस पार बहुत ही सुरक्षित छोड़ देती थी। लोग भैंस को एक रस्सी बांधकर उसकी मदद से हवा में उड़ा करते थे। इस तरह भैंस के जादू को देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित होते थे और रामनाथ की तारीफ किया करते थे। ये सब राजनाथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन राजनाथ रामनाथ के पास आता है और कहता है, ये हमारे पिता की दी हुई संपत्ति है, इसके इस्तेमाल में मेरा भी हिस्सा है। तुम अकेले ही गांव में अच्छा नाम कमा रहे हो, तो मैं क्यों चुप रहूं? ये क्या कह रहे हो भैया?
तुम ही ने तो घर और दूध देने वाली गाय अपने पास रख ली और ये भैंस मुझे दे दी। अब आकर ऐसे क्यों बात कर रहे हो? 4 पैसे क्या कमा लिए, तुम मेरे आगे जुबान चला रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं देख लूंगा तुम्हें। ये कहकर राजनाथ वहां से चला जाता है और उस रात को रामनाथ के घर भैंस चुराने जाता है। दीवार से छलांग मारकर भैंस को चुराकर अपने घर ले जाता है और उसे रस्सी की मदद से एक पेड़ से बांध देता है और अंदर जाने लगता है कि तभी एक आवाज आती है। राजनाथ उस आवाज को ढूंढने लगता है, पर उसे कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता। वो भैंस की ओर देखता है, तब जाकर उसे समझ में आता है कि वो आवाज भैंस से आई थी। राजनाथ आश्चर्यचकित होता है। तब भैंस राजनाथ से कहती है, रुको, कहाँ जा रहे हो? रामनाथ को भोला बनाकर तुमने अपने पिता की जायदाद चुरा ली, अब मुझे भी चुरा के यहाँ लाए हो? तुम जैसे इंसान का क्या करें? ये क्या कह रहे हो? तुम मेरे पिता की संपत्ति का हिस्सा ही तो हो, तो तुमसे जो भी मिलेगा उसमें मेरा भी हिस्सा होगा। तुम लालची किस्म के इंसान हो। तुम्हारे भोले भाई को तुमने दुख दिया है, तुम्हें सबक सिखाना होगा। ये कहकर भैंस एकदम से रस्सी तोड़कर राजनाथ की जमकर धुलाई करके रामनाथ के घर चली जाती है। इस पिटाई से राजनाथ की अक्ल ठिकाने आ गई। उसके लालच से जानवरों को भी गुस्सा आता है। ये समझकर वो अपने भाई से अच्छे से पेश आने लगता है और एक अच्छा इंसान बनकर जीवन बिताने लगता है। लालच बुरी बला है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।